सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में शुद्धि दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम आपको क्षारों के बारे में बताएंगे, यानी कि जितने जितने पेड़ों से क्षार निकल सकता है, पौधों से क्षार निकल सकता है, उन क्षारों के बारे में बात करेंगे। और क्षाराष्टक कहते हैं, यानी कि 8 प्रकार के क्षार होते हैं जो रसायन कर्म में प्रयुक्त होते हैं। उनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करेंगे और उनसे काम रसायन में लिया जाता है। पारद उसके द्वारा सिद्ध होता है, पारद का स्थायीकरण होता है। उन हम क्षारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्षार है पलास, यानी कि ढाक। तो ढाक के पत्ते ले सकते हैं, ढाक की सूखी टहनी ले सकते हैं यदि मिल जाए, पुष्प मिल जाए पुष्प ले लें, पंचांग मिल जाए पंचांग मिल जाए। लेकिन आपको किसी भी पौधे को समूल नष्ट करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप समूल वृक्ष कभी नष्ट न करें। ये प्रकृति के खिलाफ गलत होता है। जो ऐसी औषधियाँ हैं जो मौसमी हैं, इसके बाद वो सूख ही जानी है, जैसे स्वर्ण क्षीरी इत्यादि केवल एक मौसम की होती है, इसके बाद में उसको सूखना ही है, तो उसका आप पंचांग ले सकते हैं। लेकिन जो जैसे पलास वगैरह के वृक्ष हैं, ये तो बहुत वर्षों तक चलते हैं, और छोटे से लेकर के और ये तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वृक्ष ही बन जाते हैं, तो उनको समूल नष्ट करना ठीक नहीं है। तो जो कुछ चीज़ आपको पलास की मिल जाए वह आप ले करके उनसे क्षार बनाएंगे। अब दूसरा इसमें है थूहर। थूहर यानी जिसको स्नुही कहते हैं, और इसको देसी भाषा में लोग सेहुंड या सेहुड़ा कहते हैं। यह जो सेहुंड होता है, यानी कि स्नुही यानी थूहर जो होता है, ये गोल, ये कुछ घूमता हुआ सा, उसमें कांटे कांटे होते हैं, और उसको तोड़ने से बहुत सारा दूध पत्तों में भी और उसके तने में भी होता है। तो इसको स्नुही को इससे भी क्षार बनता है। क्षार कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। तीसरा इसमें देखिए कौन सा है, आऊँगा, चिरचिटा, लटजीरा, जिसमें एक लंबी सी बाली होती है, हरे या बैंगनी रंग के पत्ते होते हैं। पत्ते तो हरे ही होते हैं, लेकिन किनारों पर बैंगनी होते हैं। कुछ नाशपाती की तरह लंबे गोल ऐसा। तो उसमें एक लंबी सी छड़ी जैसी ऊपर को बाली होती है, जिसमें कांटे युक्त बीज होते हैं, यानी कि बीजों के ऊपर कांटे होते हैं। ये अगर आप वहाँ से निकलें तो कभी कभी कपड़ों पर लग जाते हैं, तो उनके बीजों का भी बहुत अच्छा प्रभाव है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी बात हो रही है अष्टक्षारों की, तो अभी आप इसको भी नोट कर लें। और चौथा है इमली। इमली के पत्तों में, इमली की टहनियों में ये गुण पाया जाता है। तो चौथा हो गया इमली। और इमली के जो फल का गूदा होता है वो तो अम्लीय होता है, लेकिन आप क्षार की बात करेंगे तो पत्ते और टहनियाँ ही ले सकते हैं। और चौथा है तिलनाल, यानी कि जो तिल का पेड़ होता है उसका आप जितना वो तना है सूखा हुआ, वो ये आप ले सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है आख, यानी कि अर्क, जिसे हम अकौड़ा भी कहते हैं, अकौआ भी कहते हैं। ये तो ये आख के पत्ते भी लिए जाते हैं, आग का पौधा भी लिया जाता है, और जो कुछ मिल जाए, पंचांग भी ले सकते हैं।
बशर्ते कि आग भी जो है कई वर्षों तक रहता है, इसलिए आप उसकी सब बिल्कुल जड़ से उसको ख़त्म न करें। आग हो गया, और इसके बाद में सज्जी खार आता है ना बाज़ार में, तो ये तो आपको बना बनाया मिल जाता है, वरना सज्जी का पेड़ होता है, उसको जला करके सज्जी खार बनाया जाता है। तो आपको सज्जी बाज़ार से जब मिल रही है तो उसको केवल शुद्ध करना होता है, बाकी इन सब चीज़ों से आप खार बनाने की प्रक्रिया करते हैं। अब खार बनाएंगे कैसे? तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर भी आप खार बना सकते हैं। यह अत्युत्तम खार बनेगा, और इसमें पारद को पकाने की क्रिया जब करते हैं तो पारद में विशेष गुण आते हैं। जो लोग इस क्रिया को वर्षों से कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि इन क्षारों का कितना महत्व होता है। तो इसके लिए फसली जो पौधे होते हैं उनका पंचांग ले लें, और जो वृक्ष इत्यादि हैं उनका पंचांग नहीं लिया जाता, उनके पत्ते और सूखी टहनियों को ही आप लेकर के प्रयोग करें। इनको लेकर के किसी ड्रम आदि में भर के आप उसमें आग लगाएंगे और ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। थोड़ा बहुत हवा जाने के लिए छोड़ देंगे, बाकी ढक्कन बंद कर देंगे और इसको जलने देंगे। जलने के बाद में अपने आप ये सब राख हो जाएगा। इस राख को यदि आप देखो दोनों तरफ से बनते हैं, पानी में डाल करके भी क्षार बनता है और सूखा क्षार भी बनता है। पानी में डाले हुए जो बने हुए क्षार से भी काम होता है, पर यदि सूखी क्षार बनाई जाए, बिना पानी की क्षार बनाई जाए, उसका महत्व अधिक होता है, वो ज़्यादा कार्य करती है रसायन में। तो पानी में डाल करके यदि इस राख को निथार लेंगे, 3-4 दिन बनाए रखेंगे, तो उस राख का अस्क जो कुछ होता है वो उतर आएगा पानी में। फिर उस पानी को निथार करके पुनः 1-2 दिन निथारें तो बिल्कुल जब पानी पानी बचे तो उसको छान करके और रेते यंत्र पर रख करके या डायरेक्ट भी रख करके इनको धीरे धीरे पानी उड़ाने से आपका क्षार तैयार होता है। जितना वजन क्षार का हो, मतलब राख का हो, उससे 6 गुना या 8 गुना पानी मिलाना श्रेष्ठ होता है। अब सूखी क्षार की बात है, तो जैसे एक मटकी हो कोई, उस मटकी में चारों तरफ से कपड़ा मिट्टी करेंगे, भीतर उसके आधी, जो मटकी जितनी बड़ी है, जैसे मान लीजिए 5 किलो जिसमें आ सकता है, तो उसमें 2.5 किलो या 2 किलो राख भरें। इसके बाद बढ़िया सी कपड़े मिट्टी करें, चारों तरफ से 3 से 4 कपड़े मिट्टी कर सकते हैं। और जब ये सूख जाए अच्छे तरीके से, कपड़ मिट्टी बनाने की विधि हमने पहले से बता रखी है, वहाँ वीडियो जा कर के देख लें। और ये कपड़ मिट्टी जब सूख जाए तो फिर उपलों की आग, अगर देखिए हाथ से बने हुए उपले अलग होते हैं, और जो जंगल में प्राचीन काल के जो वैद्य होते थे, तो वो वैद्य क्या करते थे कि गाय जो जंगल में चरती है वहाँ पे वो गोबर करती है, तो वहाँ पे वो बीन लाते थे। अगर ऐसे आपको उपले मिल जाएं जो स्वतः ही गिरे हुए और स्वतः ही सूखे हुए, ऐसे उपलों में कुछ विशेष बात होती है। ये बात आजकल के लोग ज़्यादा नहीं जानते, पर पुराने लोग जानते हैं, और जो वैदिक का काम करते हैं वह इस बात को जानते हैं कि जंगली उपलों की बात ही कुछ और होती है। अब आपको अग्नि का महत्व बताते हैं कि अलग अलग अग्नि से क्या क्या होता है। जैसे हमारी औषधि में कहीं दिया है बेर की लकड़ी की अग्नि में अमुक चीज़ को पकावे, है ना, या अमुक चीज़ से पकावे, उसका महत्व होता है। जो आपकी मटकी में या जो आपकी
किसी बर्तन में जो पक रहा है उसमें आप सोचेंगे कि उसमें क्या गैस पे धर दो, या आप सोचेंगे कि चूल्हे पर धर दो। लकड़ी कोई भी हो, बबूल की हो या कैसी भी हो, लेकिन अगर निर्दिष्ट आपको लकड़ी कही गई है कि बेर की लकड़ी से पकाना है, तो अगर वो दवा का वो प्रभाव आपको लेना है तो फिर बेर की लकड़ी ही जलानी है। ये साइंस है हमारा पुराना। तो इस प्रकार से आप इन क्षारों को, अगर जंगली उपले मिल जाए तो ठीक है, और अगर 2-2.5 किलो राख है तो इसमें आप जंगली उपलों को 10 किलो की आग दें। और 10 किलो की आग कैसे देंगे? गड्ढे में भर करके, मतलब गड्ढे में रख करके, और आधे उपले नीचे आधे ऊपर, और उन उपलों को तोड़ करके करीब 1 इंच 1.5 इंच का मतलब टुकड़े बना करके उसमें बढ़िया से दे दें। अब जैसे आपने आग दी और आग भड़कने न पावे, ये छोटे छोटे होंगे टुकड़े तो भड़केगी भी नहीं। इसके ऊपर से आपको जब ये जल जाए और धुआं उठने लगे और आपको लगे कि अब ये मतलब पूरी जल जाएगी, तो इसके ऊपर आप राख डाल दें। राख डालने से ये चारों तरफ से पैक हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि कहीं थोड़ा सा छोड़ दें, जहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं निकले, बाकी सब जगह से राख से पैक कर देंगे। अब ये भीतर भीतर निर्धूम अग्नि इसको कहते हैं, धीरे 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 उसको जा करके, और ये अग्नि फिर कई दिन में ठंडी होती है। ये तुरंत ठंडी नहीं होगी, ये कई दिन में ठंडी होगी। जब ये स्वांग शीतल हो जाए तो आप इसको ठंडा करके और फिर से एक बार 10 किलो की आग और दे दें बिना खोले ही। तो ऐसे 2 बार आग दे करके जब ये स्वांग शीतल हो जाए, फिर इसके भीतर से जब आप निकालेंगे तो राख आपकी बिल्कुल गायब मिलेगी, और राख की जगह वो नमक जैसा आपको वहाँ मिलेगा। किंचित अगर राख मिल भी जाए तो एक आग और दे दें, तो वो नमक बिल्कुल आपका मिलेगा। वो नमक नहीं, वो क्षार है। और यह क्षार जो 8 चीज़ों का क्षार होगा, तो वो तो कीमिया में ही उपयोग करेंगे। अगर अलग अलग क्षार बनाया है अपने, तो जैसे चिरचिटे का क्षार है ना, इमली का क्षार, इस प्रकार के जो क्षार हैं जो खाने योग्य हैं, ये कई रोगों में काम करते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्षारों की विधि मैंने बताई है। और अगर ये 8 प्रकार के 8 क्षारों को मिला करके एक साथ मिला लिया जाए, फिर इसके भीतर यदि आप तांबे पारे की गोली पकाते हैं या बद्ध पारे को पकाते हैं, तो ये सारा काफ़ी है। पूर्ण रूप से खुल करके इस पर यहाँ नहीं बोलूँगा। ये क्षार आपके कीमिया कर्म में बहुत ही उपयोगी होंगे। इनको बनाएं और आगे का काम करें। अब जैसे एक एवक क्षार होता है, जौ से बनता है, तो वो एवक क्षार पथरी को नष्ट करता है। इसी प्रकार से आपका ये जो औंगा यानी लटजीरे का क्षार होता है, ये भी पथरी पर बहुत ही प्रभावी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।